नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके साथ में अपनी जर्नी पे फिर आपको एक ले चलूँगा और मैं आज आपको मिलवाऊँगा एक सरप्राइज़ गेस्ट से। पता है वो कौन है? वो हैं आप खुद। मैं आज आपसे आपका परिचय करवाऊँगा, मैं बताऊँगा कि आप हैं कौन, ठीक है? मेरा आज का वीडियो आपको बहुत खराब लग सकता है। मैं आज आपको सारी नेगेटिव बातें बोलने वाला हूँ। आपको बहुत चुभेंगी, आपको बहुत अफ़सोस होगा कि आप इस प्रोफ़ेशन में कैसे आ गए, स्टॉक मार्केट सीखने या स्टॉक मार्केट के प्रोफ़ेशन में कैसे आ गए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, तो आपको अगर मेरी बातें लॉजिकल लगेगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी किसी भी बात पे डाउट लगता है, अगर आप मेरे लॉजिक से कन्विंस नहीं हैं, मेरे पिछले वीडियो में भी अगर आप मेरे किसी भी लॉजिक से कन्विंस नहीं हैं, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मेरी बेटी के लिए है जिसे मैं आने वाले समय में मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट के लेसन्स के लिए। मैं अपने पूरे लर्निंग को इन लेसन्स के माध्यम से अपनी बेटी तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये वीडियो बेसिकली स्पेशली मेरी बेटी और मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड के लिए है। बाकी ये वीडियो पब्लिक के लिए नहीं बनाता हूँ मैं, आप तो देख रहे होंगे। लेकिन ये स्पेशली मेरे फैमिली और मेरे दोस्त के लिए है। ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए है, प्राइवेट वीडियो है। चलिए, मैं शुरू करता हूँ। हमने आपके साथ में डिस्कशन किया था, मैंने आपके साथ में शुरू किया था, भारत की ग्रोथ स्टोरी मैंने आपको बताई थी। मैं आता हूँ यहाँ पे। भारत की कहानी मैंने आपको बताई थी कि भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या है। मैंने आपको बताया था कि कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मैं सिर्फ़ एक बार इसको रिवाइज़ करता जा रहा हूँ जिससे कि आपको ऑपरेटर्स मैंने बताए थे। मैंने बताया था कि किस तरह के मैनिपुलेशन मार्केट में पॉसिबल है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियो में। मैंने बताया था कि कितने टाइप की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल, टेक्निकल, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि भारत में इंडेक्स किस तरह से ग्रो हुआ। मैंने आपको दिखाया था कि अकेले निफ्टी 50 1991 से 2000 तक 2024 तक 51 टाइम्स ग्रो हो चुका है। 59 टाइम्स एफएमसीजी का इंडेक्स ग्रो हो चुका है। तो ये मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ अलग-अलग मैट्रिक्स दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि पूरी इकोनॉमी को मैंने बाइफरकेट करके आपको दिखाया था कि अपनी पूरी इकोनॉमी को जब मैंने कुछ फैक्टर्स पे एनालाइज़ किया था, मार्केट कैप पे, सेल्स पे, डेट पे, नेट प्रॉफिट पे, नेट ब्लॉक पे, तो उसका ट्रेंड्स क्या था। मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी थी कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से भाग रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, यूरोप से ज़्यादा, यूएस, यूके, जापान, गल्फ कंट्री से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। और आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छा मौका है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था इस इकोसिस्टम के लिए। फिर मैंने आपको ये दिखाया था कि मल्टी बैगर्स को आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे और मल्टी बैगर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको दिखाया था कि मेरे लिए मिनिमम मल्टी बैगर का जो डेफ़िनिशन है वो कम से कम 10x होना है, इसको मैं मल्टी बैगर बोलता हूँ। फिर मैंने आपको कुछ डेफ़िनिशंस दिखाए थे, वारेन बफे क्या कहते हैं और मैं उसको कैसे किस तरह से मैं देखता हूँ। फिर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स दिखाए थे जो मैंने स्टडी किए थे जिन कंपनीज़ को, एक कंपनी थी अवंती फीड्स जो कि 10 साल में 343 टाइम्स बढ़ गई है, 343 टाइम्स। आप अपनी कैपिटल पूरी ज़िंदगी में शायद 3, 4, 5 गुना ही बढ़ा पाते होंगे। ये अवंती फीड्स 10 साल में 343 टाइम्स बढ़ी है। तो आप भी ऐसे स्टॉक्स ढूँढ सकते हैं, आप भी ऐसे स्टॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। बेसिकली क्या कन्फ्यूज़न है, एक आपने फिलॉसफी सुनी होगी, मोर एनालिसिस लीड्स टू मोर पैरालिसिस। तो होता क्या है कि जब आप फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं, तो आपको बहुत तरह के रेशियोज़ मिलते हैं, तरह-तरह के डेटा मिलते हैं। टू मच ऑफ डेटा जिसको एनालाइज करने में आप परेशान हो जाते हैं और आपका डिसीजन नहीं ले पाते। अल्टीमेटली यू डोंट नो हाउ टू मेक डिसीजंस फॉर बाई, हाउ टू मेक डिसीजंस फॉर सेल। दिस इज टू मच ऑफ डेटा। ये तो मैं फंडामेंटल साइड पे कह रहा हूँ। इसी तरह से टेक्निकल साइड पे अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूंगा, तो जो टेक्निकल स्टडी जो लोग करते होंगे उनको सिर्फ कैंडल्स ही 100 से ऊपर होती है, 100 से ऊपर तरह की कैंडल होती है। आप कितनी कैंडल समझेंगे, कितने तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स, 100 से ऊपर इंडिकेटर्स तो आपको ज़रोधा की लिस्ट में मिल जाएँगे। आप कितने इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे और सारे इंडिकेटर्स एक कुछ में उसमें से कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक-दूसरे के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 100, जो मैंने अभी 3 चीज़ आपको बोली, उसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख से ऊपर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे।
इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कि एवरीबॉडी, एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक इंडिविजुअल। हर कोई जो यहाँ पे आज काम कर रहा है वो यूनिक है, क्योंकि उसने किस चीज को कैसे कंबाइन किया है, इसकी पॉसिबिलिटी 5 लाख से ऊपर है। आप देखिए, 100 कैंडल्स, 100 इंडिकेटर्स, उसके बाद कम से कम 10 तरह के पैटर्न्स, 100 इंटू 100 हो गया 1 लाख। उसमें अगर आप 10 के अगर आप 5 पैटर्न भी जोड़ लीजिए कि 5 इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5 लाख हो गया। मैं भी सिर्फ इंडिकेटर, कैंडल्स और पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने उसमें फंडामेंटल्स तो जोड़े ही नहीं है। जब आप फंडामेंटल्स पे आएंगे तो फंडामेंटल्स में भी आपको कम से कम 200 तरह के मैट्रिक्स मिलेंगे जिसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग टू मच एनालिसिस इज कॉजिंग पैरालिसिस बेसिकली। तो इसको मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे दूर करता हूँ, मैं अपना कंफ्यूजन दूर कर चुका हूँ, मैं कैसे दूर करता हूँ ये मैंने आपको समझाया था कि बहुत तरह के मैंने इसमें आपको प्रिंसिपल समझाए थे। मैंने बताया था कि मैं एम सिप रुपी जी का कैसे इस्तेमाल करता हूँ और अपने कैसे उसको सॉल्व करता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इन 5-6 क्राइटेरियाज के बेसिस पे मल्टी बैगर निकालता हूँ। ये इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, री इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट, नो डाइल्यूशन ऑफ शेयर, ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए, एम कैप उसका मार्केट कैप क्या होना चाहिए, सेल्स ट्रेंडिंग होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी थी। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करता हूँ मैं, कंट्री को एनालाइज करता हूँ, फिर उसके इंडेक्स को एनालाइज करता हूँ, सेक्टर्स को कैसे एनालाइज करता हूँ, कंपनीज को कैसे करता हूँ, उसके प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने आपको कुछ मोड्स बताए थे जो अलग अलग, जो मैं मल्टी बैगर कंपनी की बात कर रहा हूँ उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके टेरिटरी के अंदर कोई एंटर ही नहीं कर पाना चाहिए, वो इतना इतना सॉलिड उसका किला होना चाहिए कि उसको कोई जीत ना पाए। ये सब मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि जो मेरा दो थ्योरी था, एक स्क्रैप था और एक सिप रुपी जी जी था, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, अपने कंपनीज को ढूंढने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, ये मैंने आपको समझाया था। तो इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये इसका नाम है ट्रैप, इल्यूजन, पैराडॉक्स। तो ट्रैप क्या है? जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं कि चूहा पकड़ने की ये जो चूहेदानी होती है, ये हम किसी भी जानवर को शिकार करने के लिए, फंसाने के लिए उसके लिए ट्रैप बनाते हैं। वैसे ही हमारा पूरा का पूरा, पूरी की पूरी दुनिया इल्यूजन है। ये पूरी की पूरी दुनिया पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब दो कॉन्ट्रडिक्टरी थ्योरीज एक दूसरे के सामने खड़ी होती है तो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आरएसआई आपसे बोलेगा कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, लेकिन मूविंग एवरेज आपसे बोलेगा कि नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती, ओवरबॉट नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो ये पैराडॉक्स की सिचुएशन में आप आके खड़े होंगे। एक कैंडल आपको बोलेगी कि आपको बाई करना चाहिए, इंडिकेटर आपको बोलेगा आपको नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब पैराडॉक्स होता है। इन्फॉर्मेशन आपको, जो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपके किसी काम की नहीं है, और ये आपको दिखाने के लिए एक एक फेक पिक्चर क्रिएट की जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि हमारी दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में एक्चुअल इल्यूजन्स या पैराडॉक्स होता क्या है, ट्रैप होता क्या है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन सिस्टम को ही ले लेते हैं। मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो हमें रोबोट्स प्रोड्यूस करता है। हमारे क्लास में लिटरली रोबोट्स रहते हैं और रोबोट्स प्रोड्यूस होते हैं। हम 1 से लेके 12 तक सिर्फ एक ही बात सीखते हैं कि 100 में से कितने नंबर लाने हैं। जिसका 100 में से 100 नंबर आ गया वो क्लास का हीरो है, जिसका 100 में से 80 नंबर आया वो ज़ीरो है। हम इसके अलावा कुछ सीख ही नहीं पाते। मतलब हम नंबर लाने की दौड़ में इतना आगे जा चुके हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि एजुकेशन का मेन पर्पस होता है इनोवेशन। सिर्फ इनोवेशन ही हमारा मेन पर्पस है। एजुकेशन का मतलब है चेंज, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना। ये एजुकेशन हमें कभी नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं सिखाता। उसी तरह से दूसरा एक बहुत बड़ा ट्रैप है दोस्तों, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको लगता है कि आप अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करते। जब आप ऑटोक्रेसी में थे, आज से कुछ साल पहले, जब आपको लगता था कि राजा आपके साथ भेदभाव कर रहा है, आपके सारे हक मार रहा है, आज वही काम आपके साथ सारे नेता लोग मिलके करते हैं। वो सारे नेता, मोस्टली उनका एक ही पर्पस होता है, करप्शन करना, जनता के टैक्स को साइफन कर देना, और इस तरह से साइफन करना कि उसके ऊपर कोई, वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाए, यही उनका पैसा होता है। आप किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी ले लीजिए, हर जगह पे, चाहे यूएस की डेमोक्रेसी लीजिए, यूके की डेमोक्रेसी लीजिए, इंडिया की लीजिए या यूरोप की लीजिए, किसी कंट्री की डेमोक्रेसी लीजिए, हर जगह पे डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है। जनता को लगता है कि वो जो नेता है उसको तो उसने चुन के भेजा है, और जनता के पास इसका कोई आंसर नहीं होता कि भाई अल्टीमेटली चुन के तो मैंने ही भेजा है, आखिरी में ये आदमी मेरे ही पैसे पे लूट कर रहा है। तो जनता के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो दिस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ ट्रैप, अ इल्यूजन, अ पैराडॉक्स।
उसी तरह से एक एग्जांपल और है मेरे पास, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी दोस्तों स्टार्ट होती है 2 प्रिंसिपल से, एक होता है उसका ह्यूमन राइट्स और दूसरा होता है उसका इक्वालिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूबा की बात करूँ तो क्यूबा में 75 ईयर्स तक फिदेल कैस्ट्रो वहाँ के शासक होते थे, प्रेसिडेंट होते थे और 75 ईयर्स के पहले और आज के बीच में क्यूबा में कोई डिफरेंस नहीं आया, जबकि उनके पास में 75 साल थे इक्वालिटी का प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइडियली वहाँ पे कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइक्वल होता है कैपिटलिस्ट कंट्री में जैसे यूएस है, वहाँ पे उस तरह से नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे अमीर गरीब के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे हर किसी को खाना मिलना चाहिए था। लेकिन क्यूबा अभी भी वैसा ही है जैसा आज से 75 साल पहले था। जिस समय ची गुआरा और फिदेल कैस्ट्रो ने वहाँ पे रेवोल्यूशन लाया था, जिस तरह से उन्होंने रेवोल्यूशन लाया था वैसे ही वो आज की स्थिति में है। तो लोग ये समझ नहीं पाते कि ये मतलब ये है क्या। सिर्फ लेफ्टिस्ट ने ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी के नाम पे क्राइम किए हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोगों को जो मारा गया है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नाम पे मारा गया है, चाहे वो मार्क्स हो या वो लेनिन हो। आप किसी भी कंट्री को ले या वो चाइना हो, आप किसी भी कंट्री की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने कभी भी सॉल्यूशन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ लोगों अपने ऑपोजिशंस को उन्होंने जान से मार के खत्म कर दिया, उन्होंने अपने ऑपोजिशन को खत्म किया है। सो दैट इज अ ट्रैप, दैट इज अ इल्यूजन। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, इसका रिलेवेंस क्या है हमारे लिए? इसका रिलेवेंस ये है कि स्टॉक मार्केट में मैं आपको आज बहुत सारे ट्रैप्स, बहुत सारे इल्यूजन्स, बहुत सारे पैराडॉक्स में लाऊंगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आज का वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपको याद है, आप इसको आप पहचानते होंगे कौन है ये। तो आप में से जो नहीं जानते हैं मैं आपको याद दिला दूं, मैक्सिमम लोग पहचानते होंगे, ये अभिमन्यु है। अभिमन्यु। तो अभिमन्यु क्या है? अगर आप ये पहली पिक्चर देखें तो अभिमन्यु लड़ाई कर रहे हैं, वीर अभिमन्यु, योद्धा अभिमन्यु। और दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे अभिमन्यु बहुत सारे घुड़सवारों से घिरे हुए हैं। तो ये घुड़सवार क्या हैं? ये घुड़सवार है उनके ऑपोजिशंस। इसी तरह से दोस्तों ये अभिमन्यु, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपसे आपका परिचय कराऊंगा। तो ये अभिमन्यु है आप, ये आप अभिमन्यु हैं। और ये जो कौरव सेना जो इनको घेर के खड़ी हुई है, ये सारे मार्केट ऑड्स हैं जो नहीं चाहते कि आप जीतें, आप प्रॉफिट बनाएं। ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। मैं अभी ऐसा आपके, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोल रहा हूं, आपके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। मैं भी आऊंगा, उसके ऊपर आऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे एकदम अलोन है, लोनली है, कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं है। ये सारे के सारे कौरव, ये सारे के सारे राक्षस आपका पैसा लूटने आ रहे हैं। और ये आप जानते होंगे ये क्या है? ये है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में अभिमन्यु गए थे क्योंकि अर्जुन को कृष्ण ने क्या नाम है, जयद्रथ का पीछा करते हुए वो आगे चले गए थे। तो दुर्योधन का प्लान ये था कि अभिमन्यु को अंदर ले आओ और उसको यहाँ पे, पहले उसका प्लान था कि अर्जुन को अंदर ले आओ, लेकिन बाद में जब अर्जुन चले गए तो अभिमन्यु अंदर गए। और अभिमन्यु ने अपने जब सारे पांडवों ने बोला कि चक्रव्यूह तो किसी को पार करना आता नहीं, तो अभिमन्यु सामने आए। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे आता है चक्रव्यूह पार करना। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो उन्होंने कहा था कि जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मैंने अपने पिता से चक्रव्यूह का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सुना था, इसलिए मुझे पता है। लेकिन आपको एक बात नहीं पता होगी, अभिमन्यु को, अभिमन्यु ने कहा कि मुझे 6 घर तोड़ना आता है, 7वां घर तोड़ना नहीं आता। 6 दरवाजे तोड़ना आता है, 7वां दरवाजा तोड़ना नहीं आता। तो पांडवों ने कहा था ठीक है तुम चलो, हम तुम्हारे हम सब तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। और हुआ ये कि पहले दरवाजे के बाद सारे पांडवों को बाहर रोक दिया कौरवों ने, और अभिमन्यु अंदर गए और अकेले फंस गए। और क्योंकि उन्हें 7वां दरवाजा तोड़ना नहीं आता था, और वो अंत में वहां पे सब कौरवों ने मिलकर उनका धोखे से उनका शिकार किया। ये आपके साथ भी होता है स्टॉक मार्केट में। अब मैं बताता हूं कि वो 7वां दरवाजा क्या है जो आप तोड़ना नहीं जानते। वो 7वां दरवाजा है नेट प्रॉफिटेबल होना। आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, आपको इंडिकेटर्स पता होगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी आती होगी, आप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पढ़ सकते, आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ सकते होंगे, कैश फ्लो पढ़ सकते होंगे, इंडिकेटर्स पढ़ सकते होंगे। लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, आप नेट प्रॉफिट में कभी नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब भी आप अपने ब्रोकर पे लॉग इन करते हैं तो सबसे पहला पेज सेबी की तरफ से मैंडेटरी गाइडलाइन है, आप ये देखते हैं कि 90% लोग लॉस में होते हैं। और ये सेबी बोलता है कि आप अपने सारे इन्वेस्टर्स को बताइए। ये अब सेबी की तरफ से मैंडेटरी गाइडलाइन हो गई है। और अब आपके ब्रोकर को ये अपने सारे के सारे अपने कस्टमर्स को बताना पड़ता है। मैं पढ़ता हूं इसको कि क्या लिखा रहता है।
सेबी इसको नोटिफिकेशन लिख के देती है कि ये सारे के सारे जो 90% लोग हैं वो लॉस में रहते हैं, और 90% लोगों का जो एवरेज लॉस है वो 50,000 होता है। उसके बाद भी वो 50%, और जो प्रॉफिट में होते हैं, मतलब 10% की बात कर रहा है सेबी, जो बाकी के 10% प्रॉफिट में होते हैं उनका तकरीबन शायद 25,000 या 50% पैसा अपने कॉस्ट में या टैक्सेस में चला जाता है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में कितने लोग बचते हैं? प्रॉफिट में सिर्फ 5% लोग ही बचते हैं जो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाते हैं। तो आप उसी अभिमन्यु का एक रूप हैं। आप यहाँ पे मरने आए हैं, आप यहाँ पे अपना पैसा लौटाने आए हैं। आगे देखते हैं कि ये चक्रव्यूह कितना खतरनाक है। देखिए, ये हैं आप, और इसको जानने से पहले हम एक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में वंस प्रॉफिट इज अनदर्स लॉस, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आपका लॉस है तो वो किसी ना किसी का प्रॉफिट है। अभी मैं टेक्निकल साइड की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है जो फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे वो मेरे से डिसएग्री करेंगे कि फंडामेंटल में एक्चुअली शेयर की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, मैं उस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। बट मोस्टली एक व्यक्ति का लॉस दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट होता है, ये तो आप जानेंगे, मानेंगे। अगर हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप, जिसका लॉस हो रहा है वो प्रे है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने अपना शेयर प्रॉफिट में बुक किया और दूसरा किसी और ने खरीदा, उसने आगे जाके और प्रॉफिट कमाया, ये हो सकता है। बट अल्टीमेटली किसी न किसी को दूसरे किसी का खाना भोजन बनना पड़ेगा, प्रे बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रीडेटर है और एक प्रे है। सबसे पहला प्रेडेटर दोस्तों हमारा है कैपिटलिस्ट, मतलब कि ऑपरेटर। ये पैसा लेके बैठा है। ये कितना पैसा लेके बैठा है इसका आप सिर्फ अंदाजा लगाइए। आपके पास पैसे होंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। लेकिन ऑपरेटर के पास पैसा होगा 500 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, इतने पैसे हो सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि मार्केट कैपिटल, इसका इसका रेफरेंस मैं आपको एक बार पीछे की स्लाइड में लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं। मैंने आपको दिखाया था, हाँ जी, इस वाले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट कैपिटल का पोटेंशियल क्या है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में मार्केट कैपिटल लगी हुई है 432 करोड़ की। अब आप सोचिए कि इस पैसे के अलावा, इस पैसे के आगे आपका पैसा कितनी बड़ी रकम है। यानी कि 432 लाख बार 1 करोड़। यानी कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आपसे 432 लाख ज्यादा पैसा लोग यहां पे लेके बैठे हुए हैं। वो पैसा ऑपरेटर का है, आपका नहीं है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी होगा तो भी आप उसके लिए बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। अगर आपके पास 10 करोड़ भी होगा तो भी आप उससे बहुत छोटे हैं। अगर आपके पास 100 करोड़ भी होगा तो भी आप 432,000 करोड़ के बराबर होंगे। समझे आप? तो आप उससे मुकाबला ही नहीं कर सकते ऑपरेटर से। दिस इज द थ्योरी आई वांट टू टेल यू। हम आगे आते हैं, वापस से अपने उसी पेज पे जाते हैं। तो ये है ऑपरेटर। आइडियली अगर आप में से कोई ताश खेलता होगा तो जानता होगा कि आप अगर 100 रुपए लेके बैठेंगे और अगर आपके ओपोनेंट में कोई 1,000 रुपए लेके बैठेगा तो अल्टीमेटली आखिरी में वही जीतेगा अगर ये खेल लगातार चलता रहेगा। अगर ये आप एग्जिट करेंगे, उस सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप खेलते रहेंगे तो आखिरी में उसी की जीत होगी। आपका पूरा पैसा जीरो होगा और आपको यहां से उठ के जाना पड़ेगा। ये पूरा गेम होता है स्टॉक मार्केट में। आप और कैपिटलिस्ट के आगे। तो आप हैं अभिमन्यु और कैपिटलिस्ट के पास आपसे 432 लाख गुना ज्यादा पैसा है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो भी। दूसरा आपका ऑड है, दूसरा आपका एनिमी है, और वो है दोस्तों मीडिया। जैसा कि आप देखते होंगे पॉलिटिकल चैनल अगर आप सुनते होंगे तो आप देखते होंगे मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिकाऊ है। ठीक है, मीडिया, यस, मीडिया बिकाऊ है। अगर पॉलिटिकल एलिगेशंस मीडिया पे लगते हैं कि मीडिया बिकाऊ है, तो जो फाइनेंशियल मीडिया है वो क्यों नहीं बिकाऊ हो सकता है? आपने कभी अपने आप से सवाल किया कि फाइनेंशियल मीडिया भी तो बिकाऊ हो सकता है? ये जो आप बड़े बड़े एनालिस्ट देखते हैं, जो आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, जो आके आपको बताते हैं कि मेरा एनालिसिस ये है, आपको नहीं लगता कि उनको भी पैसे की ज़रूरत है? उनको भी किसी ना किसी ने पे किया होगा। उनकी सैलरी होगी कितनी? कितनी सैलरी होगी उनकी? 1-2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए उनकी सैलरी होगी। उनको भी कोई पैसे देके खरीद सकता है। अगर कोई अजय देवगन को, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को पैसे देके खरीद सकता है, और वो आपको गुटखा खाना सिखाते हैं। कौन से गुटखे का ऐड है? एक कोई गुटखा आता है जिसके ये तीनों ऐड कर, विमल 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 का गुटखा ये लोग ऐड करते हैं, और वो आपसे कहते हैं कि गुटखा खाओ। उनके बच्चे नहीं खाते, तो
लुक एट द वर्ड, कितना पैराडॉक्स है इस दुनिया में, कितना पैराडॉक्स है। एक आदमी आपसे कहता है गुटखा खाओ और उनके बच्चे गुटखा नहीं खाते। अमिताभ बच्चन आपसे कहते हैं पेप्सी पियो, सचिन तेंदुलकर आपसे कहते हैं पेप्सी पियो, लेकिन अमिताभ बच्चन को कोलन कैंसर है, वो पेप्सी नहीं पी सकते। आइडियली अगर आपको पता होगा तो आप इसको रिसर्च करके देखिएगा। यासीन मलिक कश्मीर में लोगों को पत्थर फेंकने के लिए 100 रुपए देता, 500 रुपए देता है, लेकिन उसी यासीन मलिक का बेटा यूके में बिजनेस खोल के बैठा हुआ है। क्या कश्मीर के लोगों ने कभी यासीन मलिक से सवाल किया कि भाई तुम हमें पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए दे रहे हो, अपने बेटे को 1500 रुपए दो लेकिन लेके तो आओ उसको? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया पैराडॉक्स से चलती है, ये दुनिया इल्यूजन से चलती है, ये दुनिया ट्रैप से चलती है। लोगों ने जो जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने आपको ट्रैप में डाला हुआ है, आपको दिख ही नहीं पाता, दूसरा साइड दिखता ही नहीं आपको। चलिए अगले अगले पार्ट पे आते हैं। फिर ब्रोकर्स की बात करते हैं। इंडिया में तकरीबन 250 के आसपास डीमैट अकाउंट हैं जो कि एज अ ब्रोकर काम करते हैं। ये आप सोचिए कि इनका जॉब क्या है, ये पैसा कैसे कमाते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए पैसा कैसे कमाते हैं। ये पैसा कमाते हैं टर्नओवर पे। जब आप परचेज या सेल करते हैं ये पैसा कमाते हैं, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका फायदा हो, उनको पैसा दोनों साइड से मिलेगा, वो पैसा कमाएंगे। इनके इनकम को मैं चार भागों में बांटता हूँ। लो प्राइस लो क्वांटिटी। जब प्राइस बहुत नीचे होगा और क्वांटिटी बहुत कम होगी तो भी ब्रोकर पैसा कमाएगा लेकिन कम कमाएगा। जब प्राइस ज़्यादा होगी क्वांटिटी कम होगी तो ब्रोकर थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएगा। या फिर जब क्वांटिटी ज़्यादा होगी और प्राइस कम होगी तो भी ब्रोकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेगा। लेकिन जब प्राइस बहुत ज़्यादा होगी और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ब्रोकर बहुत पैसे कमा रहा होगा। आज के समय पे मैं अभी करंट समय की बात कर रहा हूँ, अभी निफ्टी हमारा पीक पर है, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई रखा, निफ्टी ऑल टाइम हाई की पोजीशन पे है। आप इमेजिन करिए कि ये प्राइस का सारे स्टॉक्स का सबसे हाई का प्राइस होगा मोस्टली, तभी निफ्टी उसका एवरेज है जो कि हाई रिप्रेजेंट कर रहा है। इस समय जिस जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होगी, आप सोचिए इन ब्रोकर्स की तो चांदी होगी, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे। जितना ज़्यादा टर्नओवर उतना ज़्यादा उनका पैसा। अगले ऑड्स पे आते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। यूट्यूब। आप सब यूट्यूब पे जाते होंगे, यूट्यूब पे सीखते होंगे, आप यूट्यूब पे योगा सीखते होंगे, यूट्यूब पे आप कुकिंग क्लासेस सीखते होंगे, यूट्यूब पे आप मैथ सीखते होंगे, आप यूट्यूब पे और भी कुछ सीखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। यूट्यूब पे आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट भी सीखते होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है, 2 बातें मैं आपसे बोलूँगा। ये वो टीचर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक्स में कभी पैसा बनाया ही नहीं। ये वो लोग आपको ज्ञान देते हैं, जिन्होंने खुद कभी पैसा नहीं बनाया। आपको लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं? दूसरा, मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि फ्री में, मुफ्त में सिर्फ भीख मिलती है और आप यहाँ पे मुफ्त में ज्ञान लेने आए हैं, उस ज्ञान से जिससे आप सोचते हैं कि आप करोड़ों बनाएँगे। तो आप एक पैराडॉक्स में जी रहे हैं। आपको अपना अंडरस्टैंडिंग ठीक करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको उससे पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कौन-सी इन्फॉर्मेशन अपने काम की लेनी है, कौन-सी छोड़नी है। तो मेरा मानना है कि यूट्यूब पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर कचरा है या उसका फॉर्म कचरा है। जब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आपके किसी काम की नहीं है। पब्लिक डोमेन में फ्री इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो सब कचरा है, वो ट्रैप है। फिर एक कहावत है, हाफ नॉलेज, हाफ नॉलेज इज़ व्हाट? हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग्स। ये आप सबको पता होगा। तो हाफ नॉलेज क्या है? प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, कैंडल्स, फंडामेंटल स्टडी, रेशियोज़, दिस इज़ हाफ नॉलेज। लिटरली दिस इज़ हाफ नॉलेज। ये मार्केट का पूरा सच नहीं है। पूरा सच मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग्स और आप सोचते हैं आधी नॉलेज, मुफ्त की नॉलेज पढ़ के 2 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने के अंदर आप पढ़ेंगे और एक ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी जिससे कि आप अगले साल 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। तो आप अपने आप को धोखे में रखते हैं। नॉलेज का दूसरा साइड ये है कि मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें तो 100 तरह के इंडिकेटर्स हैं, कैंडल्स की बात करें तो 100 तरह के कैंडल्स हैं, पैटर्न्स की बात करें तो 10 तरह के पैटर्न्स हैं। अब फंडामेंटल के अंदर जाके देखेंगे, प्राइस सॉरी पीएनएल में, कैश फ्लो में, बैलेंस शीट में, तो आपको कम से कम 2-250 पैरामीटर्स दिखेंगे। इट इज़ ऑल टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ये टू मच इन्फॉर्मेशन क्या करती है, आपके दिमाग में पैरालिसिस करती है, नॉट लिटरली पैरालिसिस, बट आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर अगर आप डिसीजन लेते भी हैं तो आपका डिसीजन गलत होता है। आगे आते हैं। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका माइंडसेट।
मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा। इसमें पहला माइंडसेट होता है रावण माइंडसेट। रावण माइंडसेट क्या होता है, मैं भी अगले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं पहले इसको लेके और दूसरा माइंडसेट होता है सेपियंस माइंडसेट। तो अगर आप में से कोई लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी है सेपियंस, जो कि बहुत ही फेमस किताब है अभी आज की डेट में, सब कोई सेपियंस पढ़ रहा है। सेपियंस ने ये बताया है कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है। बंदर से या पहले मतलब एक कोशिकी जीव से आज हम यहाँ पे ह्यूमन कैसे बने हैं और हमारा माइंड कितना प्रोग्रेस किया, ये प्रोग्रेस का पूरा ये बुक एक्सप्लेन करता है कि प्रोग्रेस हुई कैसे। तो ये दो थॉट प्रोसेस, ये दो माइंड आपके अगेंस्ट काम करते हैं। मैं पहले आता हूँ कि ये दो माइंड कैसे आपके अगेंस्ट काम करते हैं। पहले आपको रावण माइंड दिखाता हूँ कि रावण माइंड, या पहले चलो एक एक करके आते हैं, एक ही चीज बाकी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दूसरी चीज है, ये जो थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज मार्केट में ऐसी है कि ये आपके अगेंस्ट ही काम करती है। जैसे एक थ्योरी है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक्चुअली आपके अगेंस्ट में काम करता है। विन रेट, अब आप मुझे एक बात बताइए कि विन रेट की अगर मैं बात करूं, तो विन रेट क्या करता है? विन रेट का काम क्या होता है कि आपके दिमाग में डोपामीन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको एग्जाम्पल एक इलिस्ट्रेशन देता हूं। अगर आप 10 ट्रेड करेंगे और 10 में से आपकी 9 ट्रेड सक्सेसफुल होगी, तो आप अपने आप को क्या मानेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? 10 में से आपकी 8 या 7 ट्रेड भी अगर सही रहेगी, अगर आपके मतलब ग्रीन में जाएगी, तो आप अपने आप को क्या मानेंगे? आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मानेंगे कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। आपके दिमाग में डोपामीन आएगा और आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अगर आपकी 6 ट्रेड भी होती है, तो भी आप सोचेंगे कि नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। अगर आपकी 10 में से 5 ट्रेड भी सही होती है, 5 गलत होती है, तो भी आप सोचेंगे कि मैं सफलता के बहुत करीब हूं। बस एक स्टेप उस तरफ जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, यहीं पे आप गलती कर देते हैं। हायर विन रेट का मतलब नेट प्रॉफिट नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग हायर विन रेट जीत चुके होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का विन रेट 60% या उससे ऊपर होगा, 51 या उससे ऊपर होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नेट प्रॉफिट में होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप 51% से लेके 99% तक भी पा जाएंगे, तो भी इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आप नेट प्रॉफिट में होंगे। इसलिए ये विन रेट आपके अगेंस्ट काम करता है। ये अगेंस्ट क्या काम करता है, ऐसा मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि विन रेट को सही करना इंपॉर्टेंट है। ये आपके अगेंस्ट काम करता है, जो आपको डोपामीन देता है। ये आपके दिमाग में डोपामीन भरता है, आपके दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस भरता है। और ओवर कॉन्फिडेंस आपको फर्दर सीखने से रोक देता है। आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं और अब मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक प्रिंसिपल होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपने बहुत सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसका एक अपना फ्लिप साइड भी है, इसका एक अपना दूसरा साइड भी है। मैं अभी आऊँगा कि मैं ये डिसीज़न कैसे करता हूँ, मैं अपने डिसीज़न मेकिंग प्रिंसिपल्स पे भी आऊँगा। इसका दूसरा साइड ये है कि जब आप मान लीजिए कि आपने 10 स्टॉक में अपना पैसा लगाया फॉर एग्ज़ाम्पल, हर स्टॉक में आपने 1-1 लाख रुपए डाले, टोटल आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। 10 साल बाद उसमें से एक स्टॉक आपका हो गया 10 गुना, 10 टाइम्स हो गया। बाकी स्टॉक्स आपके हुए 10% से ग्रो किया। तो अब आप अपना एवरेज जब निकालेंगे, तो आपका एवरेज 10 टाइम्स नहीं होगा, आपका एवरेज कुछ 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे ही होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन आपका एवरेज कर देता है, आपके प्रॉफिट को भी एवरेज कर देता है। ये इस तरह से आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है। एक और प्रिंसिपल है रिस्क रिवार्ड रेशियो। बहुत अच्छा, बहुत लोग सीखते हैं, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत लोग जानते होंगे। तो आपने मान लो किसी स्टॉक पे 100 रुपए पे एंटर किया और आपने बोला कि भाई मेरा स्टॉप लॉस तो 95 रुपीज होना चाहिए। कोई आपने लॉजिक लगाया, आपने बोला कि मैं 5% से ऊपर का रिस्क नहीं लूंगा, कोई आपने लॉजिक लगा दिया। लेकिन आप रिवॉर्ड कैसे डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों? आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज्योतिषी हैं। आपको कैसे मालूम कि 100 रुपए का स्टॉक 105 जाएगा कि 110 जाएगा कि 125 जाएगा कि 200 जाएगा कि 1000 जाएगा कि 3000 जाएगा? आप ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि फ्यूचर में इसका रेट कहां जाएगा? तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपके अगेंस्ट काम करता है। इट इज ओनली अ ट्रैप। उसी तरह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन है, जहां पे आपको लगता है कि ये ओवरबॉट है और अब यहां से आपको नहीं लेना चाहिए, वहां से भी प्राइस ऊपर जाता है। जहां से आप देखते होंगे ओवरसोल्ड जोन है, शायद उसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, वहां से भी नीचे जाता है। कभी आपको लगता है ब्रेकआउट, एक और दूसरा ट्रैप होता है ब्रेकआउट। आपको लगता है कि ब्रेकआउट है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं होता, आप उसमें एंटर करते हैं फिर वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रैप्स आपके दिमाग में क्रिएट किए जाते हैं। चलिए आते हैं हम अब माइंड सेट के पहले पार्ट पे आते हैं, हम देखते हैं रावण माइंड सेट क्या होता है। आइए मिलते हैं रावण माइंड सेट से। रावण माइंड सेट, मेरा मानना है कि रावण को मैं इस तरह से देखता हूं कि ये जस्ट एक दोस्तों। हाँ सुनीशा।
हाँ, हाँ, है। हाँ, है। हाँ, वो नॉट रीचेबल है, मैं उसका उसका कनेक्ट ढूँढ रहा हूँ, तो अभी कैम से मैं बात कर रहा हूँ उसको ढूँढने के लिए। हाँ, तो मैं तो कैम से ले रहा हूँ। हाँ। नहीं, वो सारे एम्प्लॉइज़ ट्रांसफ़र हैं, तो मैं अभी जो एम्प्लॉयी वहाँ पे काम कर रहा है, उसका नंबर निकाल रहा हूँ, उसके थ्रू फिर मैं क्लोज़ करूँगा। मेरे पास जो पुराने नंबर थे, या तो वो बंद थे या ट्रांसफ़र हो चुके हैं। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने लिखा है, अभी याद तो नहीं है, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, कई लोगों से। थोड़ी देर में बताऊँ क्या चलेगा? हाँ, मैं आपको मैसेज करता हूँ। जी, जी। हाँ, हाँ, ओके। हाँ जी, दोस्तों सॉरी। तो रावण को मैं ऐसे देखता हूँ कि रावण के जो 10 सर थे, वो उसके 10 अलग-अलग इमोशन का प्रतिबिंब थे। सॉरी, रावण के 10 अलग-अलग सर उसके 10 इमोशन का प्रतिबिंब थे। ईगो, अहंकार, अटैचमेंट, मोह, रिग्रेट, पश्चाताप, क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, लस्ट, इनर्शिया, इनसेंसिटिविटी। ऐसे हमारे दिमाग में रावण से भी ज़्यादा हेड्स हैं। ये सब तो हमारे दिमाग में हैं ही, हमारे दिमाग में कुछ और भी हैं। देखिए दिखाता हूँ आपको क्या है। हम सब मैक्सिमम लोग हम लोग लेज़ी होते हैं। ये हम लोग के दिमाग से ये क्या हम इस चीज़ को नहीं बोलते कि हम आज नहीं कल करेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? एक गाना बना था इस पे, आज नहीं कल करेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है? क्या ये हम नहीं करते? ये हमारे दिमाग का एक रावण के साइड का हेड है। हम लोग हार्ड वायर्ड हैं दोस्तों। 1 सेकंड दोस्तों। हाँ जी सर। आता हूँ सर, आता हूँ सर। मैं एक एक कॉल कर लूँ, फिर आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारे दिमाग में एक ऐसा हेड है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो हमारी ग्रोथ को रोकता है। उसके बाद हमारे दिमाग में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे हेड्स होते हैं, वो है डर, जज करना, हम सब लोगों को जज करते हैं, गेस करना, ये सब हमारे सेकंड नेचर में होता है, जज करना, गेस करना, चीज़ों को टालना, लेथार्जी, ये सब हमारे दिमाग के एक ऐसे रावण का एक ऐसा सर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर है, वी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। मैक्सिमम लोग हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। ठीक है। उसके बाद एक कश्मीर फाइल्स से मैं आपको एक बात बताऊँगा जिसमें कि होप होप एक ऐसी चीज़ थी। कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था, वी डोंट लाइक गॉड टू हेल्प अस, वी होप दैट गॉड विल हेल्प अस। तो ये जो होप है ना, ये भी हमारे दिमाग का एक वहम है, फितूर है, एक रावण का सिर है जो हमें रोकता है एक्शन करने से, कोई काम करने से या आगे बढ़ने से। एक्चुअली मैं एक्शन करने से तो नहीं बोलूँगा, आगे बढ़ने से रोकता है। उसी तरह से फोमो फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक हमारे दिमाग का एक फितूर है, एक रावण का सिर है। शॉर्टकट्स, ये हम सब में होता है। ये हम सब में होता है कि हम हमेशा ना शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट का एक कोर्स ज्वाइन करेंगे और हम 1 हफ्ते के अंदर ही 1 करोड़ रुपए कमाना शुरू कर देंगे। चलो कुछ लोग और ज़्यादा पेशेंस के साथ होते हैं, वो सोचते हैं कि हम 6 महीने में कमाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आप अपने आप को देखिए, आपने ग्रेजुएशन किया 3 साल में, पीजी किया 2 साल में, डॉक्टरेट किया होगा 4 से 6 साल में, तब जाके आपको कहीं मतलब 20, 25, 50,000, 1 लाख की नौकरी मिलती है और आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप आएँगे और 6 महीने सीखेंगे और उसके बाद ऐसे ही मतलब आप अपनी सैलरी से ऊपर पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो ये शॉर्टकट आप ढूँढ रहे हैं दोस्तों, ये आपके दिमाग का रावण का सर है जिसको आपको सिर दर्द की गोली खिलानी पड़ेगी। उसी तरह से एक हमारी और मेंटालिटी होती है कि हम सब ओवरनाइट रिच बनना चाहते हैं। हम सब वॉरेन बफे को आज देखते हैं जिसके पास में 52 बिलियन डॉलर है। हमें नहीं पता कि उसने 52 बिलियन डॉलर तक आने के लिए कितनी मेहनत करी है, कितनी बार वो भूखे रहा है। अंबानी का अगर आप अंबानी के परिवार की हिस्ट्री देखेंगे तो अंबानी, मुकेश अंबानी के पिताजी, उनका परिवार, भले ही वो यहाँ पे कैसे भी पहुँचे हों, आई डोंट डिबेट ऑन दैट, लेकिन वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुंबई में एक चॉल से शुरू करी थी। आज एक आदमी जो विश्व के सबसे पैसे वाले घर में रहता है, उसकी ज़िंदगी मुंबई में एक चॉल से शुरू हुई थी। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते होंगे। तो हमें ना अपने दिमाग के इस रावण को सिर दर्द की गोली खिलानी पड़ेगी। तो ये हमारी साइकोलॉजी ही इस तरह से बनी हुई है कि हम ये सब गलतियाँ करते हैं। हमें इन गलतियों से बचना पड़ेगा। आगे आते हैं। तो अगर
अब आपको इतनी सारी नेगेटिव बातें सुन के लगता होगा कि अगर एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू तो सॉल्यूशन क्या है? आप सोचते होंगे कि मैंने इतनी सारी नेगेटिव चीज़ आपको बता दी, अब क्या रास्ता क्या है? रास्ता है। रास्ता ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रे ऑफ होप क्या है? बिलीव दैट एक ऐसा बिलीफ जो कि आपको ये बताएगा कि सेबी के डेटा की बात मैं कर रहा हूँ, 5% लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, कि नहीं कमा रहे हैं? ये सेबी कहता है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 5% लोग अपने कॉस्ट के बराबर का पैसा दे देते हैं, जो प्रॉफिट के बराबर का पैसा दे देते हैं। 5 इसका मतलब बचे कौन? बचे 5% लोग। तो अगर इंडिया में 7 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, तो उसमें से 5% लोग ऐसे भी होंगे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग पे ये बोलना है कि अगर वो कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? मैं आगे आपको चीज़ें बताऊँगा, मैंने मल्टी बैगर में काफ़ी कुछ रिवील किया है, मैं आगे आपको और भी चीज़ें रिवील करूँगा। बट अभी आते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट द लॉजिक्स। एक मैं आई एम वेरी रैशनल पर्सन, आई एम वेरी मैथ्स ओरिएंटेड पर्सन, वेरी मच लोग मुझे बोलते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड ओनली मैथमेटिक्स। तो मैं लॉजिक्स कनेक्ट करता हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स पज़ल और आप एक दिन आप प्रॉफ़िट कमाना शुरू कर जाओगे। तो मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट और मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉल्यूशन बनाने की। काफ़ी हद तक मैं अपना सॉल्यूशन बना भी चुका हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा करें, आप भी धीरे-धीरे करके अपने आप को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, पढ़ें, समझें, लॉजिक्स को कनेक्ट करें और आप एक दिन पैसा कमाना शुरू कर देंगे। मैंने तो शुरू कर दिया है, आप भी शुरू कर देंगे। तो लेकिन ऐसा ओवरनाइट कभी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ओवरनाइट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अपना हार्ड वर्क इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना लॉजिक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने कॉमन सेंस को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, साथ ही साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आपको उस 5% लोगों में आना आना है। स्टॉक मार्केट दुनिया का अकेला ऐसा स्कूल है, जहाँ पे 99% नंबर पाने वाले को फेल माना जाता है। मतलब अगर आप एक भी गलती करेंगे, तो आपका पैसा हाथ से जाएगा। तो यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। अपनी क्लास में भी आपका अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स बहुत कम लोगों को आता था। अगर आपको पूरा कुछ थॉरोली बहुत डिटेल में सब कुछ समझना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और बहुत डीप में, बहुत थॉरोली, बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, ज अभी-अभी मैंने कहा था कि ग्रेजुएशन 3 साल में होता है, पीएचडी 6 साल में होता है, तो प्रॉफ़िट आपको 1 हफ्ते में क्यों चाहिए दोस्तों? प्रॉफ़िट सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। प्लीज़ टाइम दीजिए, मेहनत करिए, अपने आप को डेवलप करिए, अपनी गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों को अपना टीचर बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत के 2 ऐसे एजुकेशन सिस्टम जो कि खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये पहला एजुकेशन सिस्टम है। फिर से आते हैं। भारत के 2 ऐसे एजुकेशन सिस्टम जो कि खत्म हो चुके हैं, जिसको कि जर्मन्स अभी भी चुराने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स तो चुराए हुए हैं, साथ ही साथ वो भारत का वो प्रोसेस नहीं चुरा पाए जिसके थ्रू हमने वो सारे वेद, पुराण या स्क्रिप्चर्स हमने जो डेवलप किए थे। तो पहला है वाद-विवाद। ये आप प्रैक्टिस करते हैं। डिबेट, मीटिंग, डिस्कशन, लेकिन ये उस फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस नहीं करते जिस फॉर्मेट में एक्चुअली इसको करना चाहिए। आप टीवी पे डिबेट देखते होंगे, वो आखिरी में कुत्ता-कुत्ता खेलते हुए खत्म होती है, एक दूसरे पे जूता-चप्पल फेंकते हुए खत्म होती है, एक दूसरे पे एफआईआर करते हुए खत्म होती है, कंक्लूजन नहीं होता। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो आपको एक थ्योरी का ध्यान रखना पड़ेगा, ईदर यू कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड बाय मी। जब भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे, तो आखिरी में डिस्कशन क्लोज़ तब होगा जब आपके पास में कंक्लूजन आपके हाथ में होगा। तो डिस्कशन का जो क्लोज़र होना चाहिए, वो कंक्लूजन पे होना चाहिए जिस पे दोनों लोग एग्री करें, दोनों लोग या मल्टीपल लोग एग्री करें, पहला। दूसरी थ्योरी थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, वो थी ध्यान, वो है ये ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों, वाद-विवाद में हम एक दूसरे व्यक्ति से मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जब हम वाद-विवाद में हम एक दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपनी फिलॉसफीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने लॉजिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने आप से ही सवाल कर रहे होते हैं और अपने आप से ही जवाब माँगते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये प्रैक्टिस है कि आपका दिमाग इस दुनिया के अभी आज तक के सभी सबसे सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स और ज़्यादा तेज़ी से न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन करता है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। अगर आप किसी मेडिकल साइंस के किसी फिज़िसिस्ट से बात करेंगे, तो आपको ये बताएगा कि हमारा दिमाग जिस स्पीड में न्यूरॉन्स का ट्रांसफ़र करता है, उसकी जो स्पीड है, वो आज के सुपर कंप्यूटर की स्पीड से भी तेज़ है। तो अभी तक
ऐसा कोई कंप्यूटर बना नहीं है जो हमारे दिमाग से तेज हो। तो आपको अगर एक ध्यान का मतलब मैं वो ध्यान को मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। आपने एक मज़दूर को दीवार तोड़ते देखा होगा, एक मज़दूर एक दीवार तोड़ता है और वो उसपे हथौड़ा मारता है, पहली बार में मारता है तो उसके हाथ में दर्द होता है, दूसरी बार में मारता है, तीसरी बार में मारता है, दीवार को कुछ नहीं होता, उसकी उसके ऊपर खरोंच भी नहीं आती है। लेकिन वो मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है, मारता जाता है और वो तब तक मारता है, शाम को आपको दिखता है कि वो दीवार टूट चुकी है। एग्ज़ैक्टली यही काम हमें करना है अपने साथ। अगर आप एक किसी सवाल से परेशान हैं, अपने आप से एक सवाल करिए और वो सवाल तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए अपने आप से, तब तक करते रहिए 50 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार करिए जब तक आपको आपका दिमाग उसका सॉल्यूशन ना दे दे। इस प्रक्रिया को मैं बोलता हूँ मेडिटेशन, ध्यान, डिबेट विद योरसेल्फ। आप ये करके देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे, आइडियाज़ आपके दिमाग में फ्लो होंगे। ठीक है? तो ये जो 2 इंडियन एजुकेशन सिस्टम थे, इसके माध्यम से आप डेवलप कर सकते हैं। आगे आते हैं, मैं बताता हूँ कि मैं डिसीज़न वैसे लेता कैसे हूँ। ये मैंने कुछ यहाँ पे अपने डिसीज़न मेकिंग थ्योरीज़ लिखी हुई है। मेरी एक थ्योरी है कॉन्ट्रा थ्योरी। कॉन्ट्रा थ्योरी का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बोलता हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है, तो मैं उसका अपोज़िट भी देखता हूँ कि ये मेरे फ़ेवर में किस-किस कंडीशन में काम नहीं करेगा। स्टॉप लॉस मेरे फ़ेवर में काम कर रहा है, तो स्टॉप लॉस मेरे फ़ेवर में किस कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो एक 360 डिग्री उस तरफ जाके जब मैं उसको देखता हूँ, हेड और टेल्स की तरफ से जब मैं देखता हूँ, तो मेरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है और डिसीज़न मेकिंग उससे मेरा इम्प्रूव होता है। दूसरा एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है 5 डब्ल्यूज़ मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, टाइप्स। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपका डिसीज़न मेकिंग इम्प्रूव होता जाएगा। फिर एक प्रिंसिपल होता है 5 व्हाइज़। अगर आप अपने आप से 5 बार क्यों पूछेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो? फिर आपको एक जवाब मिलेगा, फिर आप पूछो कि वो आप क्यों कर रहे हो? फिर आपको दूसरा जवाब मिलेगा, फिर आप पूछो वो आप क्यों कर रहे हो? जब मैं इसको 5 बार अप्लाई करता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे आंसर्स मिलते हैं। उसी तरह से एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है स्वॉट एनालिसिस। आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट एनालाइज़ करते हो। ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। आप कभी गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, आपको बहुत सारे लोग बताएँगे कि किस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। उसको अप्लाई करता हूँ मैं और उससे हाइपोथेसिस बनती है। उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करता हूँ और फिर रूल्स को चेंज करके अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करता हूँ। तो ये मैं करता हूँ दोस्तों। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अनफ़ोल्ड करूँगा। आई विल ओपन द पैंडोरा बॉक्स, आई विल अनफ़ोल्ड द पैंडोरा बॉक्स एंड आई विल ओपन द प्रॉफिट बॉक्स फॉर यू बहुत जल्दी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं आपके साथ आप मेरे साथ में बने रहिए और मैं इसको आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। बट स्पेशली ये मेरा जो वीडियो होते हैं, ये जो मैंने यूट्यूब पे मैंने अपने सारे वीडियो डाले हुए हैं, ये स्पेशली मेरी डॉटर, मेरी फैमिली और मेरे एक दोस्त के लिए है। वो दोस्त जिसके साथ मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और हम दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा सपना है और ये सिर्फ़ हमारे इंटरनल यूज़ के लिए है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, बहुत-बहुत आपका स्वागत है, बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ और हम लोग फिर से मिलेंगे।